तो देखिए इसको प्रूव करेंगे हम। आपको बताया गया था कि किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, ई लैम्डा, स्मॉल ई लैम्डा। और एक तरंगदैर्घ्य परास में लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में, ठीक है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। क्योंकि ई लैम्डा क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा इसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए। और डेल्टा लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो डेल्टा लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य परास है उसी से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा है किसी विशेष तरंगदैर्घ्य परास में। ठीक है, ये पहला वाला नोट जो आपको हमने दो नोट लिखवाए थे उसमें पहला वाला नोट है ये क्या है, सीधे लिख देते हैं उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा क्या हो गई, ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ठीक है ना। और अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा के लिए जो दूसरा हमने नोट लिखवाया था आपको क्या था, ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। ठीक है, अवशोषण क्षमता की परिभाषा आपको याद है, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, ए लैम्डा इक्वल टू क्या है, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अगर निकालना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो किया गया था। ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू क्या है, आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, तो यहां पर ए लैम्डा जो क्या है, ये अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा है, ये अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है ना, क्या है, ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, किसी विशेष तरंगदैर्घ्य परास वही है, उस परास की कितनी तरंगदैर्घ्य आपतित हुई है और उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है, वही निकाल माना जा रहा है। ठीक है ना, यहां पर यह माना गया है कि पारगमिक विकिरण ऊर्जा का मान शून्य है, कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही है, जो भी आपतित हो रही है, ठीक है, वो अवशोषित हो जा रही है और वही बाद में उत्सर्जित भी होगी। चलिए, तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। अगर ये माना जाए कि जितनी ऊर्जा अवशोषित हुई थी उतनी ऊर्जा उत्सर्जित हो गई, मतलब जो बॉडी है उसके पास कोई ऊर्जा बची नहीं है। ठीक है, जितनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ था, गुड अच्छी अवशोषक है, और मौसम ठंडा हो गया, तापमान कम हो गया, तो उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो गया। तो ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी। ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा की वैल्यू ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू के बराबर होगी। यहां पर ये माना जा रहा है कि ऊष्मा का कोई इच्छा जो है वायुमंडल में नहीं हो रहा है, जितनी ऊर्जा मिली हुई थी गर्म मौसम में उतनी ऊर्जा ठंडा होने पर बाहर निकाली। जैसे सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी को मिली, दिन में पूरी पृथ्वी गर्म हो गई, जितनी ऊष्मा पृथ्वी ने पाया उतनी ऊष्मा वायुमंडल में निकाल दिया, रात में ठंडी हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा और उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा दोनों सेम होगी। ये समीकरण नंबर, इसको आप एक करके रोकेंगे यहां पे। समीकरण नंबर 2 हम बनाएंगे, और वह एक ये तो सामान्य वस्तु के लिए है, एक आदर्श कृष्णिका के लिए यही नियम हम लगाएंगे, यही नियम लगाएंगे, यही संकेत रहेंगे आपके, लेकिन वो आदर्श कृष्णिका के लिए रहेंगे। ई लैम्डा क्या है, ये स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है। अगर हम आदर्श कृष्णिका की बात करें तो उसके लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को हम दिखाएंगे कैपिटल ई लैम्डा से। माना था इसके पहले, ये ई लैम्डा जो है, जहां कैपिटल ई लग जाए जान जाइए वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है। ठीक है, उत्सर्जन क्षमता ही है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है, लेकिन किसके लिए है, वो कृष्णिका के लिए है। डेल्टा लैम्डा क्या, तरंगदैर्घ्य परास है, वही तरंगदैर्घ्य परास है, सब कुछ वही है, बस केवल जो वस्तु है वो एक आदर्श कृष्णिका है। तो ई लैम्डा हो गई स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता,
आदर्श कृष्णिका के लिए तरंग परास वही है जो पहले वाले वस्तु पर आपतित हो रही थी, वही दूसरे वाले वस्तु पर। क्योंकि यह नियम अगर सभी वस्तुओं के लिए सत्य है तो आदर्श कृष्णिका भी तो एक वस्तु है, उसके लिए भी ये नियम सत्य होना चाहिए। तो उसके लिए हम नियम लगा रहे हैं, इसको बराबर हो जाएगा। ए लैम्डा क्या है? ए लैम्डा जो है ये अवशोषण क्षमता है। देखिए आदर्श कृष्णिका जो होती है उसकी अवशोषण क्षमता जो होती है क्या होती है? एक होती है। अवशोषकता, क्योंकि आपको बताया हमने अवशोषण क्षमता क्या होती है? आपतित, माफ कीजिएगा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। तो जब आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को संपूर्ण ये अवशोषित कर ले रही है तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा और आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा दोनों बराबर हो गई। भाई 100 जूल ऊर्जा गई, 100 जूल को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा और आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा सेम हो गई। इसका मतलब कट एक आ गया। तो आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता या अवशोषकता हमेशा एक होती है। इसको आप याद भी कर लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा भी आता है ना, कि आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन अवशोषण क्षमता होती है 1, 0, अनंत, ऐसे देता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये डेल्टा क्यू क्या है? वो ऊष्मा की मात्रा है जो गिर रही थी। लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा तरंग परास की जितनी विकिरण ऊर्जा गिरी हुई है उसकी मात्रा है। तो जो पहले वाली वस्तु पर गिर रही थी वही आदर्श कृष्णिका पर भी गिरेगी। तो ये सेम रहेगा। समीकरण नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे समीकरण नंबर 1 के बाएं पक्ष से समीकरण नंबर 2 के बाएं पक्ष को, समीकरण नंबर 1 के दाएं पक्ष को समीकरण नंबर 2 के दाएं पक्ष से। ठीक है, डिवाइड करेंगे। डेल्टा लैम्डा कट जाएगा तो ई लैम्डा अपान कैपिटल ई लैम्डा बराबर यहां ए लैम्डा अपान 1 अर्थात ए लैम्डा हो जाएगा। डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहां आप डिवाइड करेंगे जब तो मिलेगा ई लैम्डा अपान ए लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा। ठीक है ना, यही नियम है किसका? किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम। ठीक है ना, किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम है ये। देखिए किरचॉफ के विकिरण संबंधी नियम से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं तो आप समझ ही गए होंगे। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ध्यान दीजिए, जो वस्तु, ये तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब, जितना ज्यादा ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगी उतना ज्यादा ऊर्जा निकालेगी। लेकिन जिस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण वह ज्यादा करेगी उसी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को ज्यादा निकालेगी भी। बात समझ रहे मेरी? जैसे कोई वस्तु 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को वो पहले निकालेगी। जल्दी उसको एब्जॉर्ब करती है। हर वस्तु का अपना एक गुण होता है कि वह किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो जब वो जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जल्दी उसको निकालेगी, बाद में और सबको निकालेगी। सारे तरंग दैर्घ्यों को प्रकाश का विकिरण होगा लेकिन क्रमबद्ध रूप से होगा। समझ रहे हैं? एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाल कांच को गर्म करने पर, समझ रहे हैं बात को, लाल कांच को गर्म करने पर वो हरा क्यों दिखता है? लाल कांच अगर आपका रेड है, लाल कांच है, उसको बर्न जब जलाइए, आप जलाएंगे तो पहले वो हरा दिखेगा, बाद में और दिखेगा, पीला दिखेगा, सफेद दिखेगा, जो ताप बढ़ेगा सभी रंग का दिखेगा। क्यों ऐसा होता है? विकिरण के नियम से, मतलब इस नियम के हिसाब से आप बता सकते हैं, किरचॉफ के नियम के हिसाब से, क्योंकि उस प्रकाश का रंग लाल है। ठीक है, इसलिए लाल रंग की वस्तु जब जलाई जाएगी तो लाल रंग की तो कतई नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाल रंग को तो वह एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। कोई वस्तु लाल अगर दिख रही है तो कल हमने आपको बताया था कि लाल रंग की वस्तु अगर दिख रही है इसका मतलब कि लाल रंग के प्रकाश को तो पहले से निकाल दे रही है, उसके अंदर है ही नहीं लाल रंग। लाल रंग उसके अंदर है ही नहीं है। अगर कोई वस्तु लाल दिख रही है तो उसके अंदर लाल रंग नहीं है, लाल रंग को तो निकाल दिया उसने। ठीक है ना? आपकी आंख पर लाल रंग पड़ गया
तो लाल रंग की वस्तु आपको दिख रही है, आपका स्वेटर लाल रंग का दिख रहा है, क्योंकि लाल रंग तो वहां से मेरी आंख पर पड़ गया, तो लाल रंग उसमें थोड़ी है। तो मैंने जैसे कहा जाता है ना, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, व्यक्ति में नहीं होती है। कोई व्यक्ति किसी को अच्छा लगेगा, कोई किसी को अच्छा लगेगा, है कि नहीं है। सारी वस्तुएं जो है वो रंगहीन है। इसलिए अगर लाल रंग की वस्तु है तो लाल रंग की वस्तु वो नहीं है, वास्तव में भ्रम है ये। लाल रंग को निकाल दिया उसने। अब जब गर्म करेंगे तो लाल रंग जब नहीं है तो कहां से निकलेगा फिर? तो लाल को छोड़ करके बाकी सभी रंगों को वो एब्जॉर्ब करती है, तो बाकी सभी रंगों का जो सम्मिलित स्वभाव होता है, सम्मिलित रूप होता है, वो हरा होता है। जो 7 रंग आपके हैं, विबजोर वाले 7 रंग हैं, उसमें लाल को हटा देंगे, सभी रंगों को मिलाने पर सम्मिलित जो रंग है वो हरा रंग है। तो जब सम्मिलित रंग का प्रभाव हरा होगा, जैसे आप लाल पीला नीला मिला देंगे सब रंग, तो हरा मिले कुछ ना, तो हरा होगा। तो जब गर्म करेंगे तो पहले वो निकलेगा, जब हरा निकल जाएगा, लाल तो पहले से आउट है ना, तो जो बचा रंग है उसका सम्मिलित प्रभाव सफेद होगा, सफेद निकलेगा। तो लाल का को गर्म करने पर इसीलिए वो हरे रंग का दिखता है, क्योंकि कोई वस्तु जो है जिस रंग के तरंगदैर्घ्य को जल्दी एब्जॉर्ब करती है उसी का उत्सर्जन करती है। तो जितनी तरंगदैर्घ्यों को उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था उसका सम्मिलित प्रभाव हरा है, क्योंकि लाल को तो पहले उसने निकाल दिया था, इसलिए वो गर्म करने पर हरे रंग की दिखती है। अगर यहां लाल रंग की रोशनी लगा दी जाए कमरे में, कमरा बंद कर दिया जाए, है ना, लाल रंग की रोशनी लगा दिया जाए, कमरा पूरा जो है रेड लाइट से भर जाए, और उसमें हरे रंग की कोई वस्तु आप देखें, हरे रंग की वस्तु आप देख रहे हैं और लाल रंग का कमरा है, लाल रंग का प्रकाश है, तो कैसी दिखेगी? ना हरी दिखेगी ना लाल दिखेगी। समझ रहे बात को? क्योंकि वस्तु हरी है, हरे रंग को उसने निकाल दिया, हरे को निकाल दिया उसने, ठीक है, तो हरा दिखना चाहिए, लेकिन अब सामान्य प्रकाश तो है नहीं, लाल प्रकाश है, ठीक है। लाल को एब्जॉर्ब कर ले रहे, तो लाल को एब्जॉर्ब कर दिया और हरा पहले निकाल दिया था उसने, इसलिए वह वस्तु जो है न लाल दिखाई पड़ेगी ना हरी दिखाई पड़ेगी, वह वस्तु काली दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो लाल रंग के प्रकाश में हरी वस्तु देखेंगे तो काली दिखाई पड़ेगी। तो कहने का मतलब किरचॉफ के विकिरण संबंधी नियम से जो मुख्य इसका उपयोग है वो यही है कि कोई भी वस्तु जिस रंग के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, जल्दी उसको निकाल भी देगी, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है। विकिरण के उपयोग बहुत सारे दिए हैं, आप जानते हैं इसको। गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े, सर्दियों में रंगीन कपड़े, है ना, पहने जाते हैं। क्यों? सब जानते होंगे, सब बेसिक एग्जाम्पल है, बहुत पहले से पढ़ा होगा आपने 6, 7, 8 में, है ना। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं तो श्वेत रंग जो होता है वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। परावर्तित कर नहीं देता, बल्कि परावर्तन के बाद ही सफेद दिखता है, ऐसे कह लीजिए उसको, है ना। परावर्तन कर देगा, सफेद दिखेगा। इसलिए गर्मियों में हम वही कपड़े पहनते हैं जिससे बाहर की जो ऊष्मा है वो बाहर ही परावर्तित हो जाए, मैक्सिमम हमारे शरीर को ऊष्मा न मिले, गर्मी न लगे। क्योंकि गर्मी में गर्मी की जरूरत तो होती नहीं है, गर्मी में ठंडक की जरूरत होती है। और ठंडक में क्या होता है, रंगीन कपड़े पहनते हैं, है ना। शर्ट पहन लिया लाल रंग का, और जो है हरे रंग का, पीले रंग का, नीले का सब पहन लेंगे, तो लाल वाला क्या करेगा, लाल को छोड़ के बाकी एब्जॉर्ब करेगा, हरा वाला हरे छोड़ के बाकी एब्जॉर्ब करेगा, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, सब गर्मी लगेगी थोड़ी सी, है ना, ऊष्मा मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, है कि नहीं है। तो सर्दियों में क्या है, रंगीन कपड़े पहनते हैं, और ठंडक में क्या है, सर्दियों में ठंडक में एक ही बात हुई, है ना, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक। और भी एग्जांपल है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म, रात बहुत ठंडी होती है ना। ये तो बताया गया, रेगिस्तान में जो रेत है, बालू है, वो चिकनी होती है, तो जब उस पर ऊष्मा पड़ती है तो जल्दी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब मौसम अनुकूल होता है, ठंडा होता है, तो जल्दी ऊष्मा को वो निकाल भी देती है। तो वह अच्छी अवशोषक है और अच्छी उत्सर्जक भी है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल इसमें है। अच्छा, बादलों वाली रात जो है वह गर्म होती है। गर्मी के मौसम में आपको याद है ना, बादल जब बन रहे होते हैं तो बहुत गर्मी लगती है,
जब बारिश हो जाती है तो फिर थोड़ा सुखद मौसम लगता है कि नहीं है। पानी बरसने वाला होता है तो इतनी उमस होती है कि रहा नहीं जाता, और जब वर्षा हो जाती है फिर उसमें भीगने का मन करता है, थोड़ा भीग जाएंगे है ना तो अच्छा लगेगा। क्योंकि दिन के समय क्या होता है, जो वायुमंडल से ऊष्मा आती है, विकिरण ऊर्जा, उसको पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, और रात के समय क्या है, उसको निकालती बाहर की तरफ। तो अगर आसमान खुला हुआ है, ठीक है ना, मुक्त आसमान है, तो जो पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, क्योंकि बादल जो है क्षोभ मंडल में बनते हैं, सारी जो है वायुमंडलीय क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में। तो ऊपर बादल छाए हुए हैं, तो जल जो होता है, जल की बूंदें ही तो बादल है। बादल एकदम कोहरे की तरह से है, जैसे कोहरा होता है वही बादल है, ठीक है ना। तो ये जमीन पर बनता है, वो बनता है ऊपर ऊंचाई पर बनता है, ठीक है। तो क्या होते हैं कि ये जल की बूंदें जो है जब धूल मिट्टी के कणों पर जम जाती है, धुएं वाले कणों पर जम जाती है, तो वो बादल का रूप लेते हैं, और वो फ्लोट भी करते हैं, वायु के साथ फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो जब वो ऊष्मा यहां जाती है तो जल जो है ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल ऊष्मा का कुचालक है, तो जब यहां से ऊष्मा जाती है तो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। बादल जो छाए होते हैं आसमान की सतह पे, वह पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देते, वहीं से वापस कर देते हैं। जब वापस कर देंगे तो वह जो ऊष्मा पृथ्वी से निकली हुई थी, वह बादल और पृथ्वी के बीच में ही रहेगी, कहीं जा नहीं पाएगी, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देती है, तो आपको उमस लगती है ना। और जब बरसात हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये भी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। गर्मी में हम रजाइयों का प्रयोग करते हैं, है ना, बताया था हमने। हाँ ठीक है। अरे भाई उसको आप समझ लीजिए, है ना, कहना कम समझना ज्यादा, है ना। अब दिमाग ठंडियों में चल रहा है, निकल रहा है गर्मी में, है ना। तो ठंडक में हम रजाइयों का प्रयोग करते हैं, और रजाइयों में धुनी हुई रजाइयों का, है ना। बहुत दिन से रजाई आपने नहीं अगर प्रयोग किया हुआ है, दबी हुई ऐसे, तो ठंडक नहीं रोक पाएगी वो। रजाई को जब धुनवाते हैं आप, क्या होता है, रजाई जो है एकदम फैल जाती है, मतलब उसके रेशों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि रेशों के बीच में वायु जब भर जाएगी तो वायु ऊष्मा की कुचालक है। इसलिए जब उसको आप ओढ़ते हैं, अरे आप स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर में देखिए ना बड़े बड़े छिद्र होते हैं, फिर भी वो गर्मी देता है, और शर्ट में तो बिल्कुल छिद्र नहीं होते, तब भी उसको पाने की ठंडक लगेगी आपको, ठीक है ना। तो वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जाने पाती, तो ठंडक आपको नहीं लगेगी। अगर हमारे शरीर की ऊष्मा हमारे अंदर ही रह जाए, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं अगर हो, तो हमको ना ठंडक लगेगी ना गर्मी लगेगी। ठंडक के मौसम में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर गिर जाता है, हमारा शरीर टेम्परेचर तो वही रहता है, लेकिन बाहर गिर जाता है, तो ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, तो तेज गति में जाएगी। ठंडक में और ठंडक और तापमान कम हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा और तेज जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो ऊष्मा जाएगी तेज गति में, तो ठंडक लगेगी आपको। गर्मी में क्या है, वायुमंडल का जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है, तो ऊष्मा हमको बाहर से मिलती है तो गर्मी लगती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो ना ठंडक का एहसास होगा ना गर्मी का एहसास होगा। तो ये विकिरण ऊर्जा के एग्जाम्पल है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है, वीन का विस्थापन नियम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम है। 2-3 टॉपिक और है, 2-3 टर्न पे और मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण चैप्टर था, लंबा चैप्टर है ना, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। ऊष्मा में अभी एक महत्वपूर्ण चैप्टर बचा हुआ है, और वो है ऊष्मा गतिकी। बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे।